किसान भाइयों नमस्ते। मेरा नाम तेजस। आप जो खेती कर रहे तो उसमें आपको जरूर एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो है खरपतवार। और आज हमारे साथ हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रयाग भाई ये भी मौजूद है, जो कि खरपतवार के ऊपर आपको कई सारी जानकारी देने वाले। किसान भाइयों ये वीडियो आपका बहुत काम का होगा, तो अंत तक ये वीडियो देखना आप ना भूलें। भारत का जो टोटल कृषि का खेती है, तो खेती में सबसे कम हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी इस्तेमाल होते हैं। प्रयाग भाई अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे पर एकड़ ऑलमोस्ट 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से खरपतवारनाशी यूज होते हैं। वही अगर इंडिया की बात करें, भारत में मात्र 12 से 15 ग्राम प्रति एकड़ साल में खरपतवार यूज होते। अभी खरपतवार नाशी का यूज होना क्यों जरूरी है? किसान भाइयों को कुछ लगेगा, ये भी लगेगा कि हमारी मिट्टी खराब करने की बात हो रही है या हमारी जमीन जो उपजाऊ है वो नहीं रहेगी। तो ये सब किसान भाइयों की भावना हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड में तो ये ओवरऑल टेंडेंसी। टेंडेंसी अभी टोटल जो पेस्टिसाइड का मार्केट है, तो वर्ल्ड में 44% पेस्टिसाइड में से 44% सिर्फ खरपतवारनाशी का हिस्सा आता है। ऐसा और अगर आप इंडिया की बात करें तो वहां पे भी हम 12% पे, मतलब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का यूज ज्यादा हो रहा है, खरपतवारनाशी का यूज कम हो रहा है। वर्ल्ड में इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के यूज कम हो रहे हैं और खरपतवारनाशी का जो है हर्बिसाइड के उसके यूज हो रहे हैं। तो किसान भाइयों को आज आप अगर ये टेक्निकल गाइड करेंगे कि आपके कौन से फसल में कौन सी समस्या आने वाली है, उसका निराकरण कैसे करें और ये खरपतवारनाशी का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि उनकी खर्चा कंट्रोल में रहेगा और जो आमदनी है वो बढ़ने के लिए मदद होगी। तो प्रयाग भाई आपका इसके पे क्या राय है, तो आप जरूर साझा करें। तो किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं प्रयाग गोलकिया और तेजस भाई ने जो बताया कि वर्ल्ड लेवल पे ये जो खरपतवारनाशी दवाइयाँ है वो कितने परसेंट पे बिक रही है। और हम ज़्यादातर, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर तेजस भाई मैं बात करूं तो पहले कोई हाथ से ही निराई गुड़ाई करते थे करते या थे फिर बैल से करते थे, बराबर। और धीरे धीरे अभी ट्रैक्टर से करते थे या मिनी ट्रैक्टर से। हाँ बट पिछले कुछ 8-10 सालों में ये ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट है या फिर जो सिचुएशन है हाँ वो बदली है। तो बराबर। उसके हिसाब से अभी धीरे धीरे वीडीसाइड या खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। तो किसान भाइयों को लगता है कि हम बहुत खर्चा कर रहे हैं और मिट्टी को खराब कर रहे खराब हैं। कर रहे। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ उसके अंदर मिथ्स है और कुछ कुछ अगर आप सावधानियां रखते हो हाँ तो कम खर्चों के अंदर, जैसे विदेश के अंदर ज्यादा हर्बिसाइड यूज करने के बावजूद भी अच्छा सा प्रोडक्शन जो ले रहे हैं, ले रहे। तो उस हिसाब का जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ और थोड़ा बहुत किसान भाई भी मेरे साथ अलाइनमेंट हो गए तेजस भाई। एक तो ये वीडी साइड का पिछले 10 सालों में क्यों यूज होने लगा, तो जैसे कि मैं एक बताऊं प्रैक्टिकल, कि पहले जो था हाँ कि जो लेबर है या बराबर। जो खेत में काम करने मजदूर वाले की जो मजदूर है उपलब्धता वो ज्यादा उपलब्धता ज्यादा ज्यादा। थी। और दिन ब दिन आज थोड़ा अर्बनाइजेशन और शहरीकरण होने लगा है, तो लोगों को गांव में कम पसंद है और और शहरों शहर में में लोग जाना। जाने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा किसानों के लिए प्रॉब्लम है। हाँ और जैसे कि मैं कभी कॉमन एग्जांपल देता हूँ सोयाबीन का, हाँ कि जो महाराष्ट्र में होता है, मध्य प्रदेश में, यूपी, गुजरात, राजस्थान, हाँ लगभग इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्टों के अंदर वो होता है। तो जो किसान 1-2 एकड़ में लगा रहा है उसके लिए तो निराई गुड़ाई सिंपल है। कर सकते हैं बराबर। बट जो 5-10 एकड़ में जो कर रहा है, हाँ तो देसी भाषा में मैं कई किसानों से मिलता हूँ तो ऐसे बताते हैं कि सर अभी तो ऐसी सिचुएशन हो गई, लेबर मिलते नहीं है, कि 2 एकड़ या 3 एकड़ या 5 एकड़ में निराई गुड़ाई की और 10 एकड़ पहुंचे तो तो फिर पीछे से से फिर चालू हो जाता चालू हो जाता है, है। वो खत्म करते करते तो फसल निकालने का भी फसल टाइम आ जाता है। टाइम आ जाता है। हाँ और दूसरा कि आज जो मार्केट के जो रेट है, जो हाँ भी फसल का हम पकड़े, अभी 2-3 साल में गवर्नमेंट ने अच्छे रेट दिए हैं एमएसपी वगैरह, हाँ बट जितना इनपुट का कॉस्टिंग है उतना वो आउटपुट के ऊपर मिलता इतना नहीं। मिलता नहीं है। तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करना पड़ रहा है। हाँ बट किसान भाइयों, मैं और तेजस भाई आपको आज हम ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि कौन से फसल में कौन से वीडीसाइड यूज करो, कौन सी अवस्था पे यूज करो, और कौन कौन से ऐसे जो खरपतवार है जो आपका सरदर्द है या फिर उसको मिटाना, मतलब आपने 10-15 साल से एक्सपीरियंस होगा और फिर भी नहीं जा रहे होगे और वैसे क्वेश्चन भी होगे। तो आज हम सारा इसके अंदर हम लेने जरूर वाले हैं। जरूर प्रयाग भाई, अभी हम खरपतवारनाशी की बात करेंगे, लेकिन हमने जो इंडिया की सिचुएशन देखी, वर्ल्ड की सिचुएशन देखी, तो सही में किसान भाइयों ने अगर खरपतवारनाशी का चयन करना है तो उसके कुछ टाइप्स है, मतलब अलग अलग प्रकार है, और वो कौन से प्रकार है उसके बारे में आप पहले जानकारी दीजिए। उसके अंदर तेजस भाई वैसे तो 4 प्रकार है। हाँ तो मैं उसको बारी बारी समझाता हूँ। सबसे पहला आता है एक सिलेक्टिव और एक आता है नॉन नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव। सिलेक्टिव यानी कि आपको कोई फसल आपने चुनी है या उसमें यूज करना है,
तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव, ओके। जो मात्र उसी फसल में यूज होता है। ओके। और एक आता है नॉन सिलेक्टिव, जैसे कि किसान भाइयों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जो आप ग्लाइफोसेट यूज है, करेंगे, हाँ। पेराकोट है, जो आपका बंजर खेत है, आपकी जो मतलब शेढ़ापाला वगैरह है, जहाँ पे कोई फसल नहीं है और जहाँ पे डालना है, नॉन सिलेक्टिव यानी कि जो भी हरा होगा वो सब जला देगा, तो उसको नहीं बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। तो आपको शेढ़ापाला पे अगर छिड़काव करना है तो वो अलग है, फसल में करना है तो अलग है। और उसके बाद सिलेक्टिव में भी कुछ प्रकार है। हाँ, सिलेक्टिव के अंदर भी कुछ प्रकार है और उसमें 3 प्रकार है। एक तो प्री इमर्जेंस, यानी कि जब बुआई होने के 0 से 3 दिन में प्रयोग करो। दूसरे आते हैं अर्ली पोस्ट इमर्जेंस, जिसको देसी भाषा में बोलूं कि फसल के 5 से लेके 10 दिनों के बीच में। और थर्ड आता है पोस्ट इमर्जेंस, जब आपकी सोयाबीन, मूंगफली, कपास या कोई भी फसल हो जो 15 दिनों से लेके 30 दिनों की हो, तब तो ये अवस्था पे प्रयोग करते हैं। और इसके टाइप है, तो आपको कौन सी पर्पस के लिए, कौन सी अवस्था के लिए और कौन सी फसल के लिए प्रयोग करना है, तो सबका जो है वो चेंज होगा। तो ये जानकारी किसान भाइयों आपको रहनी बहुत जरूरी है। आगे जाके हम एक एक फसल के बारे में कौन से खरपतवार के अपने पास उपलब्धता है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले तो खरपतवारनाशी का ये जो प्रकार है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, जैसे प्रयाग भाई ने बात किया कि आपका जो सरदर्द है वो मिटाने के लिए, मतलब खास करके जो खरपतवार का जो आपको सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आज हम बात करें। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पास कौन सा सही में सरदर्द है, कौन सा खरपतवार आपको ज्यादा तकलीफ देने वाला है, या जो आपको कैसे भी करके उसका नियंत्रण लाने के लिए आप जूझ रहे, तो उसका नाम आप जरूर बताना। अगर पॉसिबल रहा तो आप उसके साथ साथ आपका फसल का भी नाम बताइए, ताकि उसके ऊपर हम आपको अच्छे से सजेशन दे। प्रयाग भाई, अगर हम बात करें अभी, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे थे कि जो ज्यादा से ज्यादा एरिया में लगने वाला फसल पहले तो, और फिर उसमें आने वाली संभावना या जो खरपतवार है, तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस जिसके, तो उसके ऊपर हम क्यों ना बात करें पहले। यस, बहुत अच्छा प्रश्न बताया कि किसान भाइयों को ऐसा लगता होगा कि चलो खरीफ, रबी और समर तीनों फसल में हम फसल तो लेते हैं, बट आज के वीडियोस में अंदर किसान भाइयों, अगर आप खरीफ के अंदर कपास लगा रहे हो, या फिर इसको मराठी में कापूस भी बोलते हैं, और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में उसको नरमा के नाम से भी जाने जाते हैं, या भुईमूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मक्का है, तो और साथ साथ में अगर अन्य कोई भी इस फसलों के अलावा आपके कुछ प्रश्न या फसल उगाते हो तो वो भी हमें बताना। बट ये जो 4-5 मुख्य फसल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि तेजस भाई, मैं सबसे पहले आप बताओ कौन से फसल से चालू करूं? मुझे तो ऐसा उस लगता है हिसाब से कि सबसे ज्यादा तो पहले पैडी या जो चावल है उसके बारे में पहले बात करेंगे, वो सही रहेगा। तो जैसे कि चावल के अंदर तो किसान भाई जो है वो 2-3 पद्धति बताता हूँ, ताकि आप इस वीडियो से और हम जो आप संदर्भ बताना चाहते हैं वो उनसे आप कोरिलेटेड हो जाओ। तो धान 3 प्रकार से बुआई होता है इंडिया के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। एक तो सीधी बुआई करते हैं कि नर्सरी वगैरह नहीं बनाते, सीधा ओपन फील्ड में डाल दिया, जिसको DSR मेथड भी बोलते हैं, या डायरेक्ट सीडेड राइस। और जहाँ पे कम थोड़ी पानी की फैसिलिटी या बहुत अच्छी खेती करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर नर्सरी बनाते हैं और फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं DSR के लिए, कि जो सीधी बुआई से धान की खेती करते हैं। तो उसके लिए भी 1-2 वीड जो है वो सबसे सरदर्द थे, जैसे कि एक जंगली जवार बोलते हैं और एक जंगली धान बोलते हैं, जो बिल्कुल डिट्टो जैसा आपका राइस का पौधा है या धान का पौधा है वैसा ही दिखेगा। और एक सबसे दूसरा, अभी पिछले 4-5 सालों में एक सबसे बड़ा वीड इमर्ज होकर आ रहा है, जिसको हम फिम्ब्री स्टाइलिस बोलते हैं। जैसे ही धान की फुटान अवस्था है और जो धान का पौधा देखे वैसे का वैसा वो सिमिलर दिखता है। तो कई बार जो किसान भाइयों के वहाँ ऐसे लेबर है जो नए नए आए हैं, तो उनको वो धान का पौधा ही लगता है, और जब उसका चावल या बाली आए तो कई हमने किसानों से डिस्कस किया था, वो बोलते इसमें तो चावल नहीं आया, बट वो चावल का पौधा नहीं है, वो एक खरपतवार है। और उसके साथ साथ अगर मैं धान के अंदर बोलूं तो अभी केना है, थोड़ा बहुत बोखना है, या पत्थर चट्टा है, या फिर जो थोड़ा बहुत बोले कि मकड़ा घास वगैरह, तो उनकी समस्या सबसे ज्यादा रहती है। और अभी आपने जो बताया कि ये राइस का जो 3 अलग अलग पद्धति है लगाने का, तो अभी ये खरपतवार मानो कि सभी राइस में आने की संभावना है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए तीनों के लिए एक ही पद्धति सही है कि अलग अलग पद्धति में जाना पड़ता है कंट्रोल के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लो कि जो सीधी बुआई से कर रहे उसके लिए कौन सा वीडीसाइड और कब यूज करना है, तो वो भी अलग रहेगा। जो नर्सरी कर रहे उसमें अगर खरपतवार है तो भी अलग रहेगा,
और जो रोपाई के बाद जो समस्या आती है तो उनके लिए भी अलग होगा। लेकिन नर्सरी के टाइम पे मतलब अगर पौधशाला अगर बना रहे तो उसमें खरपतवार इतना जल्दी आता है? क्योंकि हाँ। ज्यादातर मैं बोलूं, जैसे कि मैं एक दक्षिण इंडिया की मैं बात करूं, हाँ। तो जहाँ खरीफ रबी दोनों सीजन में चावल ही करते हैं। हाँ, और जैसे यूपी, एमपी, तो महाराष्ट्र तो नहीं, कुछ उसमें पार्ट है उसका। हाँ। कुछ पार्ट जो हाँ। कोंकण वगैरह का ये आगे का पार्ट है, और गुजरात का थोड़ा पार्ट बताऊं, और राजस्थान का, कि जहाँ पे चावल होने के बाद जो है वो गेहूं की खेती होती है। बराबर। तो जो चावल और गेहूं, उन दोनों के अंदर, दोनों मोनोकोट प्लांट है, हाँ। तो दोनों के अंदर खरपतवार सेम टू सेम दोनों सीजन में आते, ओके। जिसके कारण आज से 10 साल पहले धान की नर्सरी में वीडीसाइड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी बट करना पड़ेगा। अभी 5 सालों में वो प्रॉब्लम है। ओके। तो उसके लिए भी एक समाधान है, बट वो हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा मेरा अभी आपने जो बात छेड़ी थी कि धान के बाद गेहूं करते हैं, गेहूं करते तो धान में आने वाले और गेहूं में आने वाले कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जमीन अलग अलग जमीन पे अलग अलग प्रकार के खरपतवार आते, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग मौसम में अलग अलग आते हैं कि वही कॉमन होते, कैसे वो उसका? ओके, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि मान लो कि कई किसान भाई ऐसा बोल रहे हैं, या आपने ऐसा फील भी किया होगा, हाँ। या आपके बगल वाले, तो जो धान के बाद गेहूं करते हैं उनको सिमिलर हो गए, बट आपके एरिया में कोई ऐसा है कि धान के बाद उसने मटर की खेती की, हाँ। कोई ऐसा है कि धान के बाद उन्होंने आलू की खेती की, तो वो भी खरपतवार अलग अलग हो गए। अलग अलग होंगे। ओके। क्योंकि खरपतवार जो है, जैसे कि हम खरीफ, रबी और समर है, हाँ। उसी तरह खरपतवार भी ऐसे है, हाँ। वो भी सीजन वाइज अलग अलग है। ओके। कोई जो है वो खरीफ में आते हैं, कोई रबी में, और कोई ज़ैद में। हाँ। और उससे भी अगर मैं डिटेल में तेजस भाई बताऊं, और हाँ। किसान भाइयों को भी ये नई जानकारी और शौक लगेगा, कोई कोई खरपतवार एक ही सीजन में आते हैं, हाँ। और कोई कोई खरपतवार 2 सीजन में, हाँ। और कोई कोई तीनों के पूरे साल में कभी भी करो, वो होते 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 और होते ही है। बराबर है। और वही ज्यादा सरदर्द किसान भाइयों का किसान भाई होगा, का है। क्योंकि कोई भी फसल लगाओ तो वो खरपतवार उनके मतलब क्या बोलते हैं ना, फसल उगने से पहले हाजिरी है। हाजिरी है, तो जो बोलते हैं ना, गांव बसने से पहले लुटेरे हाजिर, लुटेरे उस हाजिर उस प्रकार का ये समस्या है। और समस्या है। उसको जूझने के लिए किसान भाइयों को आज आप प्रॉपर सलाह देंगे, मुझे आप पे भरोसा है। अभी हमने बात किया था कि धान की जो नर्सरी है, धान की डायरेक्ट सीडिंग है और धान की ट्रांसप्लांटिंग है, तो उसके बारे में जो कंट्रोल के लिए उनको कौन से ऑप्शन किसान भाइयों के लिए अच्छे से अच्छे है खरपतवार नाशी के? नर्सरी वाला पहले सेगमेंट लेते हैं, हाँ। कि जिन्होंने पौधशाला तैयार की है, हाँ। और मान लो कि 20 से 22 दिन का जो रोप होता है फिर ट्रांसप्लांटिंग कर कर देते देंगे हैं। बराबर। तो जो भी मैंने खरपतवार बताई वो नर्सरी में भी आते हैं और मेन फील्ड में भी कॉमन है। हाँ। नर्सरी में थोड़ी छोटी अवस्था पे रहते हैं, और उसके बाद जो मेन फील्ड है उसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा डैमेज करते हैं। तो नर्सरी की अगर आपकी धान की है, और आपने बीज डाल दिए हैं अच्छे से जर्मिनेशन करके, और जब आपकी धान की नर्सरी, बहुत ध्यान से किसान भाइयों सुनना, क्योंकि ये खरपतवार जो अभी हम दवाई बता रहे हैं, वो उसी अवस्था पे और उसी फसल में और उसी डोज से यूज करना है, चाहिए। वरना इसके क्या क्या प्रोज और कॉन्स आते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो धान की नर्सरी है, मान लो कि पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी धान की खेती होती है, हाँ। और नर्सरी के अंदर खरपतवार का प्रॉब्लम आता है, हाँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सकड़ी पत्ती के जो घास होते हैं, हाँ। और थोड़े बहुत जो चौड़ी पत्ती वाले घास, पत्थर चट्टा हो गया वो, हाँ। तो उनके लिए एक 22 पैरीबेक सोडियम करके आता है 10% एससी, ओके। वो सबसे बेस्ट हर्बिसाइड है, और ये ज्यादातर किसान भाई यूज भी यूज भी करते कर रहे हैं। होते होंगे। बहुत ये पॉपुलर है। हाँ। उसका डोज क्या होगा? इसका अगर आपको प्रति एकड़ के अंदर यूज करना है, हाँ। तो 100 ml प्रति एकड़, यानी कि 100 ml प्रति एकड़। एकड़ के अंदर इसका प्रयोग करना है। बट किसान भाइयों ध्यान रखना है, कभी कभी किसान भाइयों को ऐसा होता है कि 100 की जगह में 150 डाल दूं डाल दूं। और अच्छा रिजल्ट मिले, नहीं, तो नर्सरी है तो वो रिस्क नहीं लेनी रिस्क चाहिए। नहीं लेना है, क्योंकि फसल इसके को कारण क्या होता है, कभी कभी फसल में जलन भी आती है, हाँ। और ज्यादा डोज डालने से फिर जो किसान भाई प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे वो, तो 100 ml प्रति एकड़ से ही नर्सरी में उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी था जानकारी देना किसान भाइयों। जैसे प्रयाग भाई ने अभी अभी आपको बताया कि खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने के टाइम पे वो डोज ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप वो दवाई जब यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, तब उसका जो क्वांटिटी है ये भी सही होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका टाइम भी सही होना चाहिए। अगर आपका टाइम गलत होता है या उसकी दवाई का डोज गलत होता है, तो आपको उसके नुकसान है वो भी भुगतने पड़ेंगे और इसका लॉस ज्यादा होगा। और मुझे लगता है प्रयाग भाई कुछ ऐसे भी रीजन है कि हम जो बात कर रहे थे शुरू में कि वर्ल्ड में यूज हो रहा है और इंडिया में कम हो रहा है, तो लोगों को जो नॉलेज है वो एक तो कम है, या तो नॉलेज होने के बाद उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। किसान भाइयों, तो आप ये ख्याल जरूर रखना कोई भी दवा इस्तेमाल करने के टाइम पे, ना कि सिर्फ खरपतवार नाशी, बल्कि जो भी आप
फफूंदीनाशी यूज करते हो या कीटनाशी यूज करते हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और वो जानकारी लेने के लिए आप जरूर प्रयास करते रहिए। एग्रोस्टार के साथ भी हम आपको कई सारे वीडियो के माध्यम से या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने की प्रयास करते, लेकिन वो जानकारी जरूर लेते रहना। कोई भी दवा यूज करने के टाइम पे केमिकल यूज कर रहे तो उसकी पूरी पूरी जानकारी आपके पास हो तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रयाग भाई, अब हम धान की नर्सरी की बात की थी। नर्सरी में जो खरपतवारनाशी है वो आपने सजेस्ट किया था, लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस है या धान है और जो ट्रांसप्लांटेड धान है, तो उसमें कौन से खरपतवारनाशी का पर है कि यही नर्सरी वाला उधर चलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बहुत अच्छा सा आपने बताया। तो एक तो जो सीधे धान की बुआई होती हाँ। है और जो नर्सरी के बाद रोपाई है, रोपाई, तो दोनों के अंदर ओमनी स्टार तो कॉमन चलेगा, ओके। जो 22 पैरीबेक सोडियम है, सोडियम कंटेंट जो 100 से 120 ml प्रति एकड़ जाएगा। हो गया। बट जो डायरेक्ट सीडेड राइस है और जो रोपाई के बाद है, ज्यादातर कभी कभी जब पानी बहुत ज्यादा भरता है या जिसकी मध्यम से भारी मिट्टी होती है, हाँ। तो उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। जैसे कि पत्थर चट्टा हो गया, दूधनी हो गया, हाँ। बोखरा हो गया, तो ये सारे जो है वो भी साथ साथ में उसमें होते आते हैं। तो ओमनी स्टार के साथ साथ अगर आप जो एग मिक्स करके आता है, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं जिसके अंदर क्लोरीमोरोनिथाइल और मेट सल्फर एंड मिथाइल दोनों 10-10% है कॉम्बिनेशन। और WP फॉर्मुलेशन में है। ओके। तो 100 ml जो है ओमनी स्टार ले लो और 8 ग्राम जो है वो एग मिक्स ले लो ओके। और ये दोनों को मिला के स्प्रे कर दो। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपने आगे भी बताया कि कौन सी अवस्था पे उसका छिड़काव करना है। तो ज्यादातर आपका डायरेक्ट सीडेड राइस हो तो 10 से 15 दिनों के बाद आप जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। और मान लो कि आपने ट्रांसप्लांटिंग राइस की है या रोपाई की है, तो उसके अंदर 12 से 15 दिनों के बाद आप जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सारे जो खरपतवार है सकड़ी चौड़ी पत्ती के, उसके प्रति जो है वो अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। जो धान लगाने वाले किसान भाई है वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको कैसे लगी। दूसरा ऐसा कि इस जानकारी का आपको जरूर फायदा होगा, तो आपका जो अनुभव है, आप जो इस्तेमाल करते हो खरपतवारनाशी, उसके बारे में भी आप कमेंट के द्वारे सभी किसान भाइयों को जानकारी दे सकते हैं। धान के किसान भाइयों के लिए अभी जो जानकारी दी वो तो जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरा और एक प्रश्न है किसान भाइयों की तरफ से कि अभी ये सब आपने जो खरपतवार का जो प्रबंधन करने के लिए 2-3 ऑप्शन बताए, वो देने के बाद भी कुछ ऐसे खरपतवार होंगे जो नहीं जाएंगे, ताकि किसान भाई उसके लिए अलर्ट रहे। और दूसरी, ये जो खरपतवारनाशी इस्तेमाल करने के टाइम पे खेत में जो अवस्था होनी चाहिए, मतलब आपने जो बोला था कि खरपतवार की अवस्था कितने पत्ते की या कितने दिन में, तो वैसे ही कुछ बाकी की प्लॉट की कंडीशन कुछ हो तो उसके बारे में भाई आप जानकारी दीजिए। तो जैसे कि तेजस सर ने बताया, मैंने तो बताया कि भाई ओमनिस्टार एग मिक्स डालोगे तो सकड़ी चौड़ी पत्ती के सारे खरपतवार चले जाएंगे। बट किसान भाइयों, इसमें एक बहुत बड़ी चीज इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखनी है। अगर उस खरपतवार ने उसकी अवस्था से बड़े हो गए, हाँ। तो मैं ज्यादातर मैं एक कॉमन बता देता हूँ, कोई भी फसल हो और जो खरपतवार है अगर वो सकड़ी पत्ती के या पट्टी पान के, हाँ। तो 2 से 3 इंच के होने चाहिए, ओके। और अगर चौड़ी पत्ती के तो 2 से 4 पत्तों के होने। ऊपर उससे बड़े हो गए तो आपको कम रिजल्ट मिल सकता है, कभी ना भी मिले, और कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम आपको लगे कि दवाई ने काम भी नहीं काम की भी है। नहीं। तो ये खरपतवारनाशी दवाइयाँ है वो उसी अवस्था पे और उसी चरणों पे अच्छे से काम करती है। और दूसरा, कई किसान भाई धान के अंदर हर्बिसाइड में छिड़काव तो कर देते हैं, बट जितना धान है उसमें से 75-80% धान के अंदर पानी भरा है। तो उस टाइम अगर आप स्प्रे करते हो तो जो दवाई छिड़काव कर रहे हो वो खरपतवार के ऊपर जा ही नहीं रही, सिर्फ पानी के ऊपर, सिर्फ पानी के ऊपर जा रहा है, और आपको लगेगा कि भाई रिजल्ट नहीं मिला। तो मिनिमम 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी भरते रहो। और जब भी आपको ये खरपतवार के लिए दवा छिड़काव करना है, तो पहले अगर पानी बहुत भरा हुआ है तो उसको साफ कर दो, फिर 2 से 3 सेंटीमीटर का भर दो और स्प्रे करो, ताकि जैसे ही दवा उसके ऊपर पड़ती है तो पत्तों के द्वारा तो एब्जॉर्ब होती है, पर जो जड़ों के द्वारा भी नीचे जाके जड़ों को भी मारती है। और ये सारे प्रबंधन के बाद अगर मैं बताऊं मोटा मोटी, तो उसके अंदर जो है फिमरी स्टाइलिस और जो नागर मोथा बोलते हैं, साइप्रस भी बोलते हैं, तो वो 2 खरपतवार जो है उसकी अवस्था आपने चेंज कर दी या बड़ी हो गई तो वो कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। तो ये 2 खरपतवारों को समय समय पे करो, बाकी तो सभी जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो ही जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको जो धान के खेत में कितना पानी हो तब जाके आपको खरपतवारनाशी का अच्छे से रिजल्ट आएगा, वो जानना बहुत जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि धान के बाद अभी हम सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन में कौन से ऐसे किसान भाइयों के सिर के दर्द है
वो एक बार आप लिस्ट बताइए, और उसके बाद उसके कंट्रोल के लिए और कुछ हम जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि धान की बात करी, वैसे सोयाबीन के अंदर मैं बताऊं, उसमें सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती के आते हैं, और एक आते हैं गांठ वाले खरपतवार। तो सकड़ी पत्ती में किसान भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बोलते होंगे, बट हिंदी के अंदर उसको मकड़ा घास बोलते हैं, सावा घास बोलते हैं, या फिर जो है वो चोखलिया घास बोलते हैं। और साथ साथ में ये सब सकड़ी पत्ती वाले हैं। और चौड़ी पत्ती में मैं बताऊं तो पत्थर चट्टा और जो दूधनी है, जो थोड़े बहुत सिमिलर जितने सोयाबीन के पत्ते हैं उसी वैसे वो तरीके के दिखते वो हाँ। दिखते हैं। तो चौड़ी पत्ती में ये 2-3 का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है कि जिसके अंदर एक तो कम पानी और खाद चाहिए, हाँ। बट ये खरपतवार होते हैं, वो अगर आपने समय पे कंट्रोल नहीं किए तो कभी कभी आपको लगता है कि भाई ये सोयाबीन तो बिना पानी और कम खर्चे के होते थे, हाँ। बट फिर भी प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा। एक्चुअल जो ये खरपतवार है वो मिट्टी से पानी और और जो खाद है न्यूट्रिएंट वो सब दोनों खेत ले लेते हैं। तो ये दोनों का सकड़ी चौड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो गांठ वाले में, जो नागर मोथा भी हाँ। बोलते हैं, मोथा भी बोलते हैं, कहीं पे गुंदरडा भी बोलते हैं। और किसान भाई समझ गए होंगे, ये एक साइप्रस करके जो नागर मोथा है, उसकी जड़ें एक पौधे की कैपेसिटी 600 गांठ देने की है। बाप रे। और वो 600 गांठों में जितनी वो टूटेगी और उतनी जितना बार आप आएगी। कल्टी मारोगे उतनी वो डबल हो जाती है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम है, तो हम बारी बारी उसका चर्चा करेंगे। जरूर। तो अभी हमने धान में जैसा बात किया कि नर्सरी अवस्था है, आपकी ये डायरेक्ट सीडेड है, वैसे सोयाबीन में अगर आपको खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना है तो उसके कौन से स्टेजेस होंगे, कौन सी समय पे खरपतवारनाशी इस्तेमाल करना किसान भाइयों के लिए भी आसान होगा, और जो अपना खरपतवार का प्रबंधन है वो भी सही से होगा। तो तेजस भाई, जैसे आपने बताया कि खरपतवार के लिए, तो सोयाबीन की फसल में 3 चरणों के अंदर हम खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्री इमर्जेंस, उसके बाद आता है अर्ली पोस्ट इमर्जेंस, और थर्ड आता है पोस्ट पोस्ट इमर्जेंस। जैसे आपका क्वेश्चन था हाँ। कि कब, कैसे और कैसे करना चाहिए, या कब खरपतवार नाशी दवाई डालनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसान भाई आपको बताना चाहता हूँ कि जो अर्ली पोस्ट इमर्जेंस है या प्री इमर्जेंस है, तो उसमें से प्री इमर्जेंस होता है जब आप सोयाबीन की बुआई करते हो, और 0 से लेके 3 दिनों के अंदर, मतलब बुआई करने के 3 दिनों के अंदर खरपतवार उगने से पहले ये दवाई का छिड़काव करते हो, तो आपको सकड़ी और चौड़ी पत्ती के सामने 15 से 20 दिन तक का आपको रिजल्ट मिलेगा। और अच्छे से मॉइस्चर वगैरह होता तो 25 दिन भी जाता है, बट मोटा मोटी 10-15 दिन तो रिजल्ट आता ही आता है। तो उसके अंदर है परपेंडी करके आता है, जिसमें पेंडिमिथेलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में है, जो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ देना है। और 2 पद्धति से देते हैं। कई किसान भाई 100 ml 15 लीटर की टंकी में लेके स्प्रे करके भी देते हैं, और 1 एकड़ में 10 टंकी। और कोई किसान भाई है जिनके पास पानी की अच्छी सुविधा है, तो जो पानी दे रहे सोयाबीन के अंदर, तो पानी के साथ 1 लीटर प्रति एकड़ बहा के दे देते हैं। दोनों का बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। अब आते हैं, कई बार किसान भाई को ऐसा होता है कि दवाई तो लाया था, बट खेत में भी ले गया था, बट वो कुछ काम से चले गए, और जो वहां पे मजदूर काम कर रहा था वो भूल गया, और फिर 4-5 दिन बाद खेत में गए और पता चला कि भाई दवाई तो लाए थे बट पड़ी रही। तो उन किसान भाइयों के लिए अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली अर्ली पोस्ट इमरजेंस आए है, जिसके अंदर आपकी फसल 3 दिनों से लेके बीज बुआई के 3 दिनों से 10 दिन की हो, और जब आपके खरपतवार उग के निकल आए हैं या कोई कोई निकलने वाले हैं, तो उस समय जो है आप वीड स्लाम का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर डाइक्लोसुलम 84% WDG होता है, जो आपको 12.5 ग्राम प्रति एकड़ लेके स्प्रे करते हो 1 एकड़ में, बहुत कम डोज में वो 1 एकड़ अच्छा में सा। हो रहा है। तो जो कोई उग रहे वो भी हाँ, कंट्रोल करता है, हाँ। और जो निकल गए उसको भी मार देता है। और तीसरी अवस्था, जब आपकी फसल जो 15 दिन से लेके 30 दिन की हो, तब जब सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती के खरपतवार आते हैं, तब अभी एक बहुत लेटेस्ट और 2-3 सालों से बहुत पॉपुलर है इमेजामॉक्स 35% और इमेजामॉक्स इमेजाथाइपर 35% WDG, जो 40 ग्राम प्रति एकड़ के दर से प्रयोग करो, तो उसका बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है। और ज्यादातर मॉडेस्टी वगैरह के ब्रांड नाम से मिलते हैं, बहुत सारी कंपनी ये बनाती है। तो इसके अंदर 1-2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉडेस्टी का 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज तो करो, बट जो खरपतवार की अवस्था है, जो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सकड़ी पत्ती वाले 2 से 4 इंच और चौड़ी पत्ती वाले 2 से 4 पत्तों के होने चाहिए, और 1 एकड़ के अंदर 150 से 200 लीटर पानी जाना चाहिए, तो इसका बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। कुछ किसान भाइयों का ऐसा भी मानना है कि 150-200 लीटर की जगह पे मैं पंप कम करूं, मतलब पानी कम छिड़काव करूं,
और डोज 40 ग्राम की जगह पे मैं 60 ग्राम भी ले सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 60 ग्राम डोज मतलब डोज बढ़ा के रिजल्ट ज्यादा आएगा कि ये जो पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा है, वो ज्यादा छिड़काव करने से आपको रिजल्ट आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। लगभग 99% किसान भाई ये गलती करते हैं। तो मैं आपको किसान भाई बताना चाहता हूँ, कभी भी हर्बिसाइड का डोज बढ़ाने से खरपतवार पे ज्यादा रिजल्ट आए, ऐसा नहीं बन सकता। क्योंकि खरपतवार का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जितना ज्यादा पानी होगा और 1 एकड़ की मात्रा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे तो उतना ही बढ़िया होगा। रिजल्ट मिलेगा। क्यों? पानी क्यों ज्यादा डालना चाहिए? कभी कभी डोज ज्यादा कर देते हो और पानी कम करते हो, तो उसके कारण ये सब केमिकल्स है। हाँ। और मान लो कि आपके सोयाबीन मतलब बुआई हुई है, हाँ। तो पूरा का पूरा प्लॉट आपका 20 दिन का नहीं होगा, आधे थोड़े लेट उगे होगे, बराबर। थोड़े पहले। तो जो छोटे सोयाबीन होगे तो ज्यादा डोज करने से उस पर जलन भी आ सकती है, और मान लो कि कम पानी यूज किया तो उसकी टॉक्सिसिटी रिजल्ट भी आते हैं। पर अगर आप ज्यादा पानी यूज करते हो तो जो हर्बिसाइड दवा है वो पत्तों के माध्यम से तो पूरा के पूरे अंदर सोखती है, हाँ। बट जो पानी नीचे पड़ता है तो जड़ों के माध्यम से भी अच्छे से काम करती है। बराबर। तो पत्तों के माध्यम और जड़ों दोनों माध्यम से रिजल्ट देगा। तो डोज वही रखो बट पानी की मात्रा बढ़ाओ, तो ये सबसे बेहतरीन है। बहुत बढ़िया। ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों कि आपको कभी भी डोज बढ़ाने से, आपका खर्चा बढ़ाने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको सही सही से मात्रा डालना है। और पानी की जो छिड़काव कर रहे वो आपको ब्लैंकेट एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब पूरा खेत आपका गीला हो जाए, उस हिसाब से आपको 10 पंप मतलब 150 लीटर से लेके 200 लीटर तक पानी आपको छिड़काव करना चाहिए। मुझे लगता है प्रयाग भाई, जैसे सोयाबीन में आपने खरपतवारनाशी बताया, ऐसे ही कुछ सिमिलर ग्राउंड नट में भी, मतलब अपना मूंगफली में भी, तो उसकी भी बात अभी हम कर लेते हैं। मूंगफली में आपको कौन से पर्याय है किसान भाइयों के सामने, वो भी बताइए। तो मूंगफली और सोयाबीन में हाँ। सेम दिनों की फसल है, मोटा मोटी ओके। थोड़ा 5-10 दिन का फर्क फर्क है। है। दोनों में सेम खरपतवार आते हैं, ओके। बट 1 या 2 दवाई जो है वो अलग है। जैसे कि मैंने मूंगफली हो या सोयाबीन, हाँ। अर्ली पोस्ट इमर्जेंस और प्री इमर्जेंस में परपेंडी और डाइकोसुलाम वो कॉमन ही रहेगा, ओके। और वो वही यूज होता है। और जो प्री पोस्ट इमर्जेंस है, जब मूंगफली आपकी 15 दिनों से लेकर 30 दिन की हो, ओके। तब आप जो है ये मॉडेस्टी का जो भी आप प्रयोग कर सकते हो 40 ग्राम प्रति एकड़, और साथ साथ में उस समय जो है अन्य जो इमेजाथाइपर जैसी जो दवाइयां है ओके। उसका भी जो आप प्रयोग कर कर सकते हैं। और बाकी वही दोनों का मीडियम मैनेजमेंट सिमिलर ही है। सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली की फसल है तो भी आपको लगने वाले खरपतवारनाशी एक तरीके के। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो नंबर आएगा वो कपास की, या आप नरमा या कॉटन की बात करते कि नरमा में भी कुछ खरपतवारनाशी का इस्तेमाल होना अभी रेगुलर हो गया। बीच में एक टेक्नोलॉजी आई थी कि रेडी टू राउंड अप, मतलब BG3 BG4 नाम से वो बेच रहे थे, जिसमें आप राउंड अप का इस्तेमाल, मतलब जो ग्लाइफोसेट कंटेंट है वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी को अप्रूवल नहीं मिला और वो रेगुलराइज नहीं हो पाई। सभी किसान भाइयों के पास ये वैरायटी नहीं। तो अभी जिसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उस हिसाब से कौन से ऑप्शन है कि कपासी को खरपतवारनाशी हम उगने से पहले या उगने के बाद कौन से दे सकते हैं, उसके बारे में बताइए। तो जहाँ पे भी कपास की खेती है, मोटा मोटी मैं बताऊँ, महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब और मध्य प्रदेश, हाँ। ये 6-7 राज्यों के अंदर अच्छे से और खेती होती है। तो उसके अंदर कपास के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो या सरदर्द, हाँ। तो सावा घास जो है और मकड़ा घास है ओके। सकड़ी पत्ती में, और एक जो है वो चौखलिया। ये 3 खरपतवार का सालों से वहाँ कॉटन होने के बाद अभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंसी भी है और इनका प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और चौड़ी पत्ती के अंदर उसका बताऊं तो छोटी दूधनी, बड़ी दूधनी, बड़ी चौलाई, छोटी चौलाई और पत्थर चट्टा, ये 5 जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसके अंदर भी मैं बताता हूँ, जो सोयाबीन मूंगफली में बताया, तो इसमें भी जब कपास की बुआई करते हो आप, तब अगर बुआई के 0 से 3 दिनों में आपको कोई प्रयोग करना है प्री इमर्जेंस में, तो आप परपेंडी यानी कि पेंडीमिथेलिन 30% जो है वो 1 लीटर प्रति एकड़ यूज कर सकते हो। पानी के साथ भी पिला सकते हो, या 100 ml प्रति टंकी लेके आप स्प्रे भी कर सकते हो। और उसके बाद आया, जब कपास आपका 15 दिनों से या 20 दिनों से लेके 30-35 दिन का हो, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि फूल आने के बाद कोई भी दवाई पोस्ट इमरजेंस वाली नहीं छिड़काव करनी है। क्यों? जो आपने बताया, जो राउंड अप रेडी है वो इसी के कारण एक्सेप्टेंस नहीं है। किसान भाई जब जितना कॉटन है उतना ही खरपतवार हो तब छिड़काव करते थे, तो उसका कोई कहीं को बेनिफिट मिला, बट सबसे बड़ा नुकसान ये था कि फूल अवस्था पे जो उसकी पॉलन होती है, जो परागरज होती है, उसको मार देता था।
तो कॉटन तो एकदम हरा दिखता था, बट टिंडे प्रति प्लांट में 5 से 10 होते थे, मतलब वो कम हो जाता जो कम हो जाते प्रोडक्शन ही थे। कम होगा हाँ, तो मतलब ही नहीं कुछ। और किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि भाई क्लाइमेट ऐसा वैसा हाँ। होगा तो उसके कारण, बट वो उसके कारण होता था। तो कोई भी हर्बिसाइड जो कॉटन के अंदर लगाओ और या फिर कोई भी फसल में फूल अवस्था के पहले इसका प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद इसका नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कौन से करने चाहिए। तो जो भी मैंने आगे खरपतवार बताए, तो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए जो है आप वीड प्रो जो है वो आप प्रयोग कर सकते हो 250 से 300 ml प्रति एकड़, या फिर जो क्विज मास्टर करके आता है, क्विजल्फोप इथाइल 5% ओके। ईसी, वो जो है आप 400 ml प्रति एकड़ के दर से कर सकते दोनों हो। को इकट्ठा करना जरूरी है। दोनों का सेम ही काम है। हाँ। सबसे पहले जो ये क्विज मास्टर बोला, क्विजल्फोप इथाइल 5%, हाँ। तो वो 2000 या 2002 में आया था। बट धीरे धीरे जो मैंने खरपतवार बोले, सावा घास, मकड़ा घास, उनके प्रति इनका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ गया। तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये वीड प्रो यानी कि प्रोपिक विजाफोप इथाइल जो टेक्निकल है वो आया है। तो ये तीनों खरपतवारों पे इसका और अच्छा रिजल्ट है। दोनों मिक्स करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही लेना है। और जो गोल पत्ते वाले या जिसको द्विदल बोलते हैं या डाइकोट बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा? हाँ, चौड़ी पत्ती के लिए सबसे बेस्ट अभी जो है वो पायरीथायोबिक सोडियम सोडियम। करके आता है, जो वीडकोट के नाम से भी आता है और अन्य सारे ब्रांडों में भी आता है, जो आप 250 से 300 ml प्रति एकड़ के दर से प्रयोग कर सकते हो। तो सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जानकारी। मुझे लगता है कि जो नरमा या कपास की खेती करने वाले किसान भाई है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके अलावा जो अभी हमने बात किया, उसके अलावा कुछ फसल में या कोई खरपतवार में आपको संकट से जूझना पड़ रहा है, तो आप वो जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जो ये सब होने के बाद अभी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा फसल बचा है, वो है मक्का या मेज। तो मेज, कॉर्न या मक्का, उसकी फसल में हम खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसके कौन से रणनीति होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो मक्के के अंदर जो मोनोकोट प्लांट है, हाँ। जैसे कि गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, हाँ। ये सब मोनोकोट में आते हैं। तो इसके अंदर लगभग पिछले 10 सालों में 2-3 टेक्नोलॉजी आई, बट अभी तक किसान भाई भी उस टेक्नोलॉजी से अवगत हो गए कि प्री इमरजेंस और अर्ली पोस्ट इमरजेंस में एट्राजिन 50% जो है वो चलता था, जो अर्ली पोस्ट इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस में दोनों में काम करता था, जो 500 ग्राम प्रति एकड़। बट वो तो आप लोग जानते ही और यूज करते हो। बट अभी एक जो है वो नई टेक्नोलॉजी आई है जो अर्ली पोस्ट इमरजेंस में, यानी कि एक मिजोसिन एक्स्ट्रा करके है, जिसके अंदर मिजोट्रियोन और प्लस एट्राजिन का कॉम्बिनेशन है, जो आप मक्का आपका जो जब बुआई किया उसके 5 दिनों से लेके आपका जो 8-10 दिनों का हो तब तक उसका प्रयोग करो, तो प्री और पोस्ट इमरजेंस दोनों में काम करता है। और जो जैसे नरमा के अंदर हमने कॉटन में बात की थी कि जब आपका मक्का 20 दिनों से लेके 30 दिन का हो, तो तभी सकड़ी और चौड़ी पत्ती के बहुत सारे खरपतवार आते हैं। तो उस टाइम अभी 2 केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, एक टेम्बोट्रियोन करके और एक टोप्रामिजोन करके, जो टेरिन और एंटाइजर के नाम से मार्केट के अंदर आते हैं। तो उनके भी जो है वो शानदार रिजल्ट है और वो मक्के के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मक्के के अंदर ऐसे कोई खरपतवार है जिसका ये सभी दवा इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा या कंट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ संभावना? मक्के के अंदर सबसे बड़ा जो किसान भाइयों को प्रॉब्लम है वो साइप्रस रोटंडस यानी कि नागर मोथा का है। तो अगर मान लो कि आपके खेत में ये प्रॉब्लम उनको ही होगा जो रेनफेड में खेती करते हैं या वर्षा आधारित, उनको नहीं होता। जो जिसकी बहुत भारी मिट्टी है ना, या 12 बार 2 या 3 फसल लेते, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो उनके लिए ये जो मैंने टेक्निकल बताए, उसके साथ हेलो सल्फ्यूरन मिथाइल जो आता है 75%, उसको आप इसके साथ मिक्स करके दोगे तो साइप्रस पे भी काम करेगा और उसकी गांठों पे भी काम करेगा, और जो बाकी सकड़ी चौड़ी पत्ती की खरपतवार है वो भी नियंत्रण मिलेगा। मुझे लगता है सभी महत्वपूर्ण फसल थे जिसमें जो खरपतवार का नियंत्रण है उसके बारे में प्रयाग भाई ने बहुत सही से जानकारी दिया। किसान भाइयों, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सी समस्या है, या इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिली वो आपको कैसी लगी, वो कमेंट करके बताना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दोस्तों, आगे हम चलते कि जिसमें खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करने के टाइम पे हमने कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी है। हर फसल के लिए हमने बात थोड़ा बहुत किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में एक बार प्रयाग भाई से जान लेते
कि कौन सी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है ताकि आपको इसका रिजल्ट अच्छे से आए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का जो कंप्लेंट होता है या कंसर्न होता है कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे अच्छे से कंट्रोल नहीं मिला, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और वो ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम बात करें तेजस भाई, बहुत ये प्रश्न है और ज्यादातर किसान भाइयों को माइंड में ऐसा हो जाता है हाँ। कि पहले दवाई अच्छी आती थी, अब डुप्लीकेट डुप्लीकेट आने आने लगी। तो वैसा किसान भाई नहीं है। जो भारत सरकार की जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड या बॉडीज है, वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन करती है। बट खरपतवार नाशी दवाइयों के अंदर और फसल के अंदर 3 चीजें आपको सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। एक तो जो फसल के अंदर जो दवाई रिकमेंडेशन की गई है और जो डोज से की गई है, वही प्रयोग करना है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपके सकड़ी और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है, वो सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार 2 से 4 इंच के और जो चौड़ी पत्ती वाले 2 से 4 पत्ती के हो, तभी प्रयोग करो। और जब भी प्री इमरजेंस दवाइयों का, जब भी बुआई के 0 से 3 दिनों में जो हर्बिसाइड यूज होते हैं, आपका कॉटन हो, नरमा हो, सोयाबीन हो, मूंगफली, वो 0 से 3 दिन में ही छिड़काव होना चाहिए। मतलब टाइम का इम्पोर्टेंट पाबंदी। हाँ। और जब पोस्ट इमर्जन, जब 15 दिनों से 30 दिन की फसल हो, तब जो हर्बिसाइड यूज करते हो, तो उसके अंदर जब छिड़काव करते हो तो मिट्टी के अंदर नमी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और नमी के साथ साथ कई किसान भाई ऐसा भी समझ लेते हैं, आज इतनी बारिश हुई है और कल पानी भरा है और उसमें छिड़काव कर दे, तो वो भी नमी नहीं चाहिए। वापसा कंडीशन चाहिए कि आप आराम से चल सको और आपकी हल्की सी खेत में जुताई उताई करनी है, और जो पहली सतह में हल्का सा भेजो, बट नीचे उसकी नमी बहुत अच्छी से। और देसी भाषा में बोलूं तो हल्की सी मिट्टी लेके हाथ में लड्डू बनाना है और हवा में थोड़ा सा उछलना है और वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। तो उस अवस्था पे छिड़काव करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, जो एकड़ में दिया है उसी एकड़ में वो यूज करना है। और जो पानी की मात्रा है वो 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर जानी और जानी चाहिए। ये 4-5 चीजों का मोटा मोटी ध्यान रखेंगे तो उसको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो भी किसान भाइयों को बताइए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट बताए कि किसान भाइयों ने अगर ये सावधानियां बरती तो उनको, मुझे पक्का विश्वास है कि खरपतवारनाशी का रिजल्ट है वो 100% आएगा। सिर्फ और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो नोजल यूज कर रहे हैं, तो वो नोजल खरपतवारनाशी के लिए अलग से मिलते हैं, तो वो नोजल का इस्तेमाल कीजिए। जो फुल वाला नोजल है वो, या जो आप फफूंदीनाशक या कीटनाशी के लिए यूज करते, वो नोजल कभी नहीं चलेगा खरपतवारनाशी के लिए। तो इतना एक ध्यान आप जरूर रखिए। प्रयाग भाई, ये आपने जो जानकारी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है कि किसान भाइयों को ये जानकारी पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके किसान दोस्त लोगों को शेयर करना ना भूले। और आपने अभी तक एग्रोस्टार का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब करना आप ना भूले। ये वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करना या वीडियो को लाइक करना आप जरूर कीजिए। धन्यवाद।